वी मीन बाय सेइंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल का मतलब आप किसी को काबू में रख पाए, कि मतलब कब क्या चीज होनी है, कब क्या चीज नहीं करनी है, उस चीज को आप क्या बुलाते हो, कंट्रोल। ठीक है। कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि कुछ चीजें आपस में कोऑर्डिनेट कर रही हैं, मतलब अगर एक अपना काम शुरू करने वाला है और दूसरे ने उसको हेल्प करना है, तो दूसरा ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है अपने एक्शन के लिए, मतलब ये उनके बीच में कोऑर्डिनेशन है। आप समझ गए ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल के अंदर कोऑर्डिनेशन होता है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, एक कोऑर्डिनेटर होती है ना, स्कूल के अंदर एक पोस्ट होती है कोऑर्डिनेटर की। कोऑर्डिनेटर का मतलब जो कोऑर्डिनेट करती है स्टूडेंट्स के साथ, प्रिंसिपल के साथ, टीचर्स के साथ, लोअर स्टाफ के साथ। तो मतलब ये सब कोऑर्डिनेशन से ही कोई भी सिस्टम चला सकते हो आप। कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम स्कूल के अंदर नहीं, अब हम अपनी बॉडी के अंदर देखने वाले हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी में किस तरह से होता है, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है, किस तरह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर पाते हैं, कौन कौन सी चीजें उसमें इन्वॉल्व है, और हमारा क्या फायदा है उसके अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। ठीक है। अब जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, हमारा जो बॉडी का मेन कंट्रोलिंग पार्ट है दैट इज ब्रेन। यू ऑल नो, हमारा जो पूरा एक कंट्रोल सेंटर है, जैसे कि अगर किसी का ऑफिस है, ऑफिस में एक हेड ऑफिस होता है, मतलब जो सब कुछ कंट्रोल करता है हर चीज को, ऐसे ही हमारी बॉडी में जो हमारा कंट्रोलिंग सेंटर है वो क्या है, ब्रेन। ब्रेन एक बहुत ही मेजर पार्ट है जो सारा आप कह सकते हो एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, किस समय क्या होना है, कौन सी सिक्रीशन होनी है, किस तरह से हमें रिस्पॉन्ड करना है। तो दैट इज ऑल कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं। हम बहुत सी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखेंगे जो कि डेली रूटीन के अंदर हम हमारे ऊपर वो होते हैं एग्जाम्पल्स, पर हम देखते हैं, वी एक्चुअली गेट क्यूरियस टू नो कि किस तरह से ये चीजें हो रही है। लेट्स से आपकी फिंगर प्रिक हो जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, आप झट से अपना हाथ हटा लेते हो। अब देखो एक्शन इतना क्विक है कि फटाफट से ये आपको सुई चुभी और आपका ये मैसेज ब्रेन तक पहुंच भी गया, और ब्रेन ने फटाफट से आंसर भी कर दिया, और आपने अपना हाथ हटा भी लिया। देखो कितना आप कह सकते हो कि कितना स्ट्रॉन्ग एक रिस्पॉन्स है, कितनी एडवांस हमारी बॉडी है। तो पढ़ते हैं हम इसको, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर आर nerves and their types, neuron, its types with function, nerve impulse conduction through synapse, classification of nervous system, reflex action and its mechanism, brain and spinal cord, phytohormones, movement in plants, photoperiodism, types of glands, and hormones and their functions. So this we are going to take up today. अब सबसे पहले अगर हम एक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें, कि जैसे आपको पता है कि ये हमारी बॉडी है, ठीक है, ये हमारी बॉडी है। अब बॉडी के अंदर इतने सारे ऑर्गन्स है, हार्ट है, आपके पास लिवर है, यहाँ पे आपके पास पैनक्रियाज हैं, आपके पास ब्रेन है, आपके पास स्पाइनल कॉर्ड है ना, आपकी मसल्स हैं, कितना कुछ है बॉडी के अंदर। तो हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जरूरत ही क्यों है, या इसको हम कैसे एक सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब है वर्किंग ऑफ अ बॉडी इन अ सिस्टमैटिक मैनर। एक सिस्टम से जो बॉडी में काम हो रहा है सारा, उसको आप क्या बोलते हो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये सिस्टम किसने बनाया, एक कंट्रोलिंग सेंटर है, और जो और पार्ट्स है उनका आपस में कोऑर्डिनेशन है। इसीलिए जितना भी काम है वो सारा एक सिस्टमैटिक वे से बॉडी के अंदर हो पा रहा है। जैसे कि आपको पता है कि हम सबकी कॉम्प्लेक्स बॉडी है, हमारे अंदर बहुत से सिस्टम्स हैं, फ्लूइड्स हैं, हम खाना खाते हैं, हम एक्सक्रीट करते हैं, कितना कुछ हमारी बॉडी के अंदर होता है ना। तो वी हैव कॉम्प्लेक्स सिस्टम, और वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम भी क्या है, हमारा एडवांस टाइप। जितने भी प्रोसेसेस हमारे बॉडी में हो रहे हैं वो कोई इजी प्रोसेसेस नहीं है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आप देखिए, कहीं पे सेल्स बन रहे हैं, कहीं पे फॉरेन पार्टिकल्स को खाया जा रहा है, कहीं पे फूड डाइजेस्ट हो रहा है, कहीं पे जो हमारी बॉडी में यूजफुल सब्सटेंस नहीं है वो थ्रो आउट हो रहे हैं थ्रू एक्सक्रीशन या इजेशन। तो कितना कॉम्प्लिकेटेड है हमारी बॉडी, है ना। पर फिर भी हमारी बॉडी एक बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर पा रही है। वो क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी बॉडी को एफिशिएंटली काम कर पा रहा है, जिसके कारण द होल बॉडी सिस्टम्स दे आर इंटरकनेक्टेड। जितने भी सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी में वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, एंड दे वर्क एज अ टीम। अब देखिए एक एग्जांपल, सपोज आपने खाना खाया,
ठीक है, आप खाना खाते हो, तो जब आप खाना खाते हो तो आपका स्टमक रेडी होना चाहिए विद गैस्ट्रिक जूसेस टू डाइजेस्ट इट, है ना। ऐसे ही जैसे आप फूड को देखते हो, आपके माउथ में स्लाइवेशन हो जाती है, क्योंकि जो आपका माउथ है, आपका जो स्लाइवा है, उसके अंदर स्लाइवरी अमाइलेज होता है, इट स्टार्ट्स गेटिंग सिक्रीटेड और वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। ऐसे ही स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूसेस पहले ही सिक्रीट हो जाते हैं, स्टमक एक्चुअली प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। ऐसे ही बहुत से प्रोसेसेस हैं, ये सब किस करके हो रहे हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम करके हो रहे हैं। सिर्फ आप कह सकते हो कि एक ऑर्गन नहीं है या एक सेल नहीं है जो एक सिस्टम में इन्वॉल्व है, बहुत सी चीजें हैं जो आपस में कोऑर्डिनेट कर रही हैं, और जो हमारा प्रोसेस है, कोई भी प्रोसेस बॉडी का, वो प्रॉपरली एफिशिएंटली हो पा रहा है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो हमारी बॉडी में होता है, इसके लिए हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम्स प्रेजेंट है। तो ऐसे कौन से दो सिस्टम्स हैं जो हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं? तो एक है हमारा नर्वस सिस्टम और एक है हमारा हार्मोनल सिस्टम। तो दोनों सिस्टम्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है और ये हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प कर पा रहे हैं। इस फिगर में आपको नर्वस सिस्टम दिखाया गया है, जिसके अंदर आपको ब्रेन दिख रहा है, स्पाइनल कॉर्ड दिख रही है, और ये जो सब आपको दिख रहे हो, दीज आर ऑल नर्व्स, दीज आर ऑल नर्व्स। पढ़ेंगे आगे हम नर्व्स क्या होती हैं, किस टाइप की होती हैं, किस तरह का काम करती हैं। तो सबसे पहले हम इनको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं और हम नर्वस सिस्टम से हमारी स्टडी को स्टार्ट करने लगे। देखिए, जैसे कि हमने बात की है कि हमारी बॉडी में सबसे छोटी चीज क्या है, सेल। सेल और सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू। टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन। और ऑर्गन मिलके क्या बनाता है, एक ऑर्गन सिस्टम। तो अगर हम नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, है ना, तो नर्वस सिस्टम में भी ऑर्गन होगा, टिश्यू होगा, और आप कह सकते हो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा, सेल होगा। तो जो नर्वस सिस्टम का सेल है, उसको हम एक स्पेशल नाम दिया गया है, दैट इज न्यूरॉन। मतलब जो नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, उसको हम क्या बुलाते हैं, इट इज न्यूरॉन। तो हमारा नर्वस सिस्टम छोटे छोटे सेल से बना है एंड द स्मॉलेस्ट सेल इज कॉल्ड एज न्यूरॉन। वैसे तो ये आप कह सकते हो एक ऑर्गन सिस्टम का सेल है, बट इट इज लार्जेस्ट सेल ऑफ अ बॉडी। ये हाईली ब्रांच सेल है, हम लिख लेते हैं इसको, हमने 9th क्लास में भी इसको पढ़ा है। इट इज हाईली ब्रांच्ड सेल एंड इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, ये ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, तो ये सब पूरा नर्वस सिस्टम किससे बना है, इट इज मेड अप ऑफ मेनी न्यूरॉन्स। बहुत से न्यूरॉन्स आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो अगर आप एक न्यूरॉन की बात करो, जिसका डायग्राम अभी हम देखेंगे, एक न्यूरॉन की बात करो, तो न्यूरॉन हमारी बॉडी का लार्जेस्ट और ब्रांच्ड सेल है। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन अगर देखें, तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, ठीक है। न्यूरॉन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक आपके पास है, पहले हम देखते हैं सेल बॉडी, इसको हम बुलाते हैं सेल बॉडी, इस पोर्शन को, ठीक है। ये जो इरेगुलर सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। उसके बाद इसमें है डेंड्राइट्स। ये सेल बॉडी से जो छोटी छोटी ब्रांचेस आप देख रहे हो ऊपर की तरफ, ये पर्पल कलर की, दीज आर ऑल डेंड्राइट्स। तीसरा पार्ट है इसका एक्सॉन। ये जो लंबा सा एक ब्रांच लोअर साइड में निकल रहा है, दिस इज कॉल्ड एज एक्सॉन। तो न्यूरॉन के 3 पार्ट्स हो गए। एक हो गया आपका ये सेल बॉडी, ये हो गया आपका ब्रांच स्ट्रक्चर डेंड्राइट्स, और एक स्ट्रक्चर, एक आप कह सकते हो ब्रांच लोअर साइड पे इलोंगेटेड ब्रांच निकल रही है, उसको हम क्या बुलाते हैं, एक्सॉन। देखते हैं इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, मैं आपको यहां बनाकर भी दिखाती हूँ, आपको इसको ड्रॉ भी कैसे करना है। हमारे पास इस तरह से एक इरेगुलर सा स्ट्रक्चर होता है। ये इस इरेगुलर स्ट्रक्चर को हम क्या बुलाते हैं, साइटोन या सेल बॉडी। यही आपको लिखा है, इरेगुलर स्ट्रक्चर को हम क्या बुलाते हैं, सेल बॉडी। इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, जैसे कि आपको पता है सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। तो न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म को हमने एक अलग से नाम दिया गया है, न्यूरोप्लाज्म। इट इज न्यूरोप्लाज्म। तो इट इनक्लोजेस अ न्यूक्लियस इन द न्यूरोप्लाज्म। यहाँ पे न्यूरोप्लाज्म भी है और इसके अंदर न्यूक्लियस भी है, दिस इज न्यूक्लियस, राइट। अब हमने देखा कि अपर साइड पे ये छोटी छोटी ब्रांचेस देता है। ऑन अपर साइड इट गिव्स आउट स्मॉल ब्रांचेस विच आर हाईली ब्रांच्ड लाइक दिस। इन ब्रांचेस को हम क्या बुलाते हैं, दीज आर कॉल्ड एज डेंड्राइट्स। दीज आर कॉल्ड एज डेंड्राइट्स और डेंड्रॉन्स। लोअर साइड पे
ये एक ही ब्रांच देता है जो काफी लंबी है, ठीक है, इस तरीके से, एंड इट एंड्स इनटू नर्व एंडिंग्स। और इस ब्रांच को हम क्या बुलाते हैं? इट इज एक्सॉन। लोअर साइड पे एक ही elongated ब्रांच है, वो क्या है? एक्सॉन। पहले यहां तक देखते हैं। देखिए जो यही लिखा है यहाँ पे कि जो सेल बॉडी है, स्मॉल ब्रांचेस अराइज विच आर कॉल्ड एज डेंड्राइट्स, हम पढ़ चुके हैं ये वाली, on upper side, and on lower side it gives out only one branch that is elongated, जिसको क्या बुलाया गया है? एक्सॉन। पूरा का पूरा न्यूरॉन, ये जो मेम्ब्रेन न्यूरॉन को बना रही है, इसको हम क्या बुलाते हैं? इट इज न्यूरोलिमा। इट इज न्यूरोलिमा। और ये जो एक्सॉन है, इट एंड्स इनटू नर्व एंडिंग्स। दीज आर नर्व एंडिंग्स। इनको हम क्या बुलाते हैं? दीज आर नर्व एंडिंग्स। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे कुछ लेबलिंग हमने अभी नहीं करी है, लाइक ये लेबलिंग अभी मैंने छोड़ दी है, ये छोड़ दी है, ये छोड़ दी है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसे देखेंगे। तो अभी के लिए आप सिर्फ यही लेबलिंग करो जो मैंने आपको बताया। न्यूरोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस, डेंड्राइट्स, न्यूरोलिमा, नर्व एंडिंग्स और एक्सॉन। अब देखिए जो न्यूरॉन्स हैं, ये न्यूरॉन्स आपस में जुड़ के, ये जो न्यूरॉन्स आपने सेल्स पढ़े हैं, ये आपस में जुड़ जाते हैं एंड दे फॉर्म नर्व्स। सपोज आप एक न्यूरॉन में यहाँ स्फेरिकल शेप में ले रही हूं, तो न्यूरॉन ऐसे जुड़ते जाते हैं और वो क्या बनाते हैं? मिलकर नर्व्स। ठीक है, तो हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स मिलकर नर्व्स बनाते हैं और 3 तरह की नर्व्स हमारी बॉडी में मिलती है। एक आपके पास होती है सेंसरी नर्व, जो कि इंपल्स का मतलब है मैसेज से। जैसे सपोज अगर आपके यहाँ पे आप कह सकते हो आपको प्रिक हो गया है, आपको कुछ गर्म चीज लग गई है, तो जो मैसेज लेकर जाएगी जहां से लगा है वहां से ब्रेन तक, उसको आप क्या बुलाओगे? सेंसरी नर्व। और इस मैसेज को, ये जो मैसेज है, ये कोई आप कह सकते हो इनवेल्प की फॉर्म में नहीं जाता है, कोई लेटर नहीं बंद होकर जाती है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। इट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, और इसलिए इसको हम स्पेशल नाम दे देते हैं, वी कॉल इट एज इंपल्स। तो सेंसरी नर्व वो है जो कि मैसेज लेकर जाती है सेंस ऑर्गन्स, जहां पे आपने फील की है, कोई गर्म ठंडी चीज आपको लगी है जहां से, वहां से ब्रेन तक। ठीक है, और मोटर नर्व क्या है? वो मैसेज लेकर आती है, ये इंपल्स लेकर आती है ब्रेन से सेंस ऑर्गन तक। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि आपको कुछ प्रिक हो गया, ठीक है, आपकी फिंगर पे कुछ प्रिक हो गया। सपोज आपकी ये फिंगर है और यहाँ पे कुछ आपको प्रिक हो गया, ठीक है, तो यहां से जो मैसेज लेकर जाएगी वो कौन सी नर्व होगी? सेंसरी नर्व। कहां लेकर जाएगी? ब्रेन तक। ब्रेन एनालाइज करेगा कि आपको कोई चीज लगी है, आपको क्या करना चाहिए, हाथ हटा लेना चाहिए, कैसा क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए आपका, वो जो आंसर लेकर आएगी वो नर्व कौन सी होगी? मोटर नर्व। तो आप समझ गए ना, सेंसरी नर्व वहां से सेंस ऑर्गन जहां पे कुछ सेंसेस है वहां से ब्रेन तक मैसेज लेके जाएगी, ब्रेन अपना रिस्पॉन्स कि क्या करना चाहिए वो मोटर नर्व के थ्रू सेंसरी ऑर्गन तक पहुंचाएगा। और एक हमारे पास होती है मिक्स नर्व, जिसको हम रिले नर्व भी कहते हैं। वो सेंसरी भी होती है और वो मोटर भी, मतलब इट परफॉर्म्स बोथ द फंक्शंस। ये जो आप फिगर देख रहे हो, देखिए ये सारी नर्व्स है, ठीक है, तो जो नर्व्स आप कह सकते हो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकल के जा रही हैं, उन सबको आपने क्या बुलाया? मोटर नर्व। और जो इसके अंदर मैसेज लेकर आ रही हैं वो हमारे पास कौन सी नर्व्स हैं? दोज आर सेंसरी नर्व्स। तो समझ गए ना आप। और जो इन दोनों तरह का काम कर रही हैं, जो एक तरह से बीच में जंक्शन की तरह काम कर रही है, दे आर कॉल्ड एज रिले और मिक्स्ड नर्व। अब हमने ये भी देखा, जैसे कि मैंने आपको बताया, न्यूरॉन ऐसे जुड़कर क्या बनाते हैं? नर्व्स। तो हमने देखा कि 2 न्यूरॉन्स या कोई भी न्यूरॉन आपस में डायरेक्टली ऐसे टच नहीं होते हमेशा। सपोज अगर एक न्यूरॉन ऐसा है, एक न्यूरॉन ऐसा है, तो 2 न्यूरॉन्स के बीच में कुछ जगह है हमेशा। ठीक है, एक फिगर के रूप बताती हूँ आपको। जैसे आपने एक न्यूरॉन का ये एक्सॉन बना लिया, ठीक है, नर्व एंडिंग्स हो गई। दूसरे न्यूरॉन की आपने यहाँ डेंड्राइट्स बना ली, ठीक है, तो सपोज ये डेंड्राइट सेल बॉडी से ही निकलती है, आपको पता है, यहाँ सेल बॉडी भी बना लेते हैं। तो एक न्यूरॉन के एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच में हमेशा कुछ स्पेस रहता है, वो कभी भी ज्वाइंट नहीं होते आपस में। और इस स्पेस को या इस तरह के अलाइनमेंट को हम क्या बुलाते हैं? साइनैप्स। हम क्या बुलाते हैं? साइनैप्स। और ये जो चीज जगह है ये खाली नहीं होती है, इट इज फिल्ड विथ फ्लूइड। और इस फ्लूइड को हम क्या बुलाते हैं? साइनैप्टिक, क्योंकि साइनैप्स में है तो साइनैप्टिक फ्लूइड और साइनैप्टिक
क्लेफ्ट। आप क्लेफ्ट को जरूर याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन कई बार एक नंबर से साइनेप्टिक क्लेफ्ट के लिए पूछा जाता है, और कितना इजी क्वेश्चन है, पर क्योंकि आप इसको फ्लूइड से लर्न कर लेते हैं तो स्किप हो जाता है आपके माइंड से। तो कीप इन माइंड साइनेप्टिक क्लेफ्ट इज अ फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इन द साइनैप्स। तो यही लिखा आपके पास, two neurons are never joined to each other. There is always some gap between them and that is called as synapse. तो अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज साइनैप्स, तो आप लिख सकते हैं इट इज अ जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स एंड इट इज फिल्ड विद फ्लूइड विच इज कॉल्ड एज साइनेप्टिक फ्लूइड और साइनेप्टिक क्लेफ्ट। जैसे कि आप इस फिगर में भी देख पा रहे हो, ये एक न्यूरॉन है ना, ये इसका आप कह सकते हो बॉडी है, सेल बॉडी, ये डेंड्राइट्स है, ये एक्सॉन है, ये दूसरे नर्व एंडिंग्स हो गई। तो यहाँ पे कुछ स्पेस है दूसरे न्यूरॉन और इसके बीच में, ये टच नहीं हो रहे आपस में, दिस इज कॉल्ड एज साइनैप्स। ठीक है, तो आपको इस फिगर में भी दिखा रहे हैं कि ये एक न्यूरॉन है और ये एक न्यूरॉन है, तो इसके बीच में एक स्पेस है, उसको आप क्या बुलाते हो, साइनैप्स विच इज फिल्ड विद फ्लूइड कॉल्ड एज साइनेप्टिक फ्लूइड और साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब हमने न्यूरॉन देख लिया है, हमें डेंड्राइट्स भी पता है, हमें एक्सॉन भी पता है, हमें सेल बॉडी भी पता है। तो अगर हम फंक्शन देखें तो डेंड्राइट का फंक्शन क्या है? डेंड्राइट का फंक्शन है टू रिसीव द इम्पल्स। जो मैसेज लेते हैं, मैसेज कहां से आता है न्यूरॉन के अंदर? मैसेज डेंड्राइट से आता है। डेंड्राइट से आता हुआ एक्सॉन से ट्रेवल होता है और फिर दूसरे न्यूरॉन को एक्सॉन से पास होता है। तो हम कह सकते हैं एनी न्यूरॉन, जैसे आपको पता है न्यूरॉन के ऊपर डेंड्राइट्स होती हैं, तो ये यहां से मैसेज या इंपल्स ले रहा है। ठीक है, इंपल्स इस न्यूरॉन के एक्सॉन से फिर ट्रैवल कर रही है और एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में पास हो रही है थ्रू साइनैप्स। तो आप कह सकते हो जो डेंड्राइट है इट रिसीव्स द इंपल्स, एक्सॉन ट्रांसफर द इंपल्स टू द अनदर न्यूरॉन थ्रू साइनैप्स। आप समझ गए ना? अब क्वेश्चन कई बार ये भी पूछते हैं कि जो मैसेज का फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल क्यों है? जो मैसेज का फ्लो है एट अ टाइम, एक नर्व में जो मैसेज है उसका फ्लो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, या तो आप कह सकते हो टूवर्ड्स ब्रेन हो रहा है या ब्रेन से टूवर्ड्स सेंस ऑर्गन हो रहा है। उसका रीजन ये है कि न्यूरॉन में डेंड्राइट एक ही साइड प्रेजेंट है, तो मैसेज तो एक ही साइड से आएगा ना। और अगर डेंड्राइट दोनों साइड होते तो न्यूरॉन दोनों साइड से मैसेज ले पाता, बट डेंड्राइट आर प्रेजेंट ओनली एट वन एंड, so they can receive impulse only from the one side and axon is also on one side, it can pass from one side। इसलिए मैसेज का फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल रहेगा, या तो मैसेज सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक पास होगा या फिर ब्रेन से सेंस ऑर्गन तक। मतलब एक नर्व दोनों फंक्शन नहीं कर सकती है, कनेक्शन हो सकता है बीच में, बट अब सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि ये आपकी फिंगर है, ठीक है, फिंगर पे प्रिक हुआ, तो यहां से जो इंपल्स लेगा वो डेंड्राइट होंगी एक न्यूरॉन की, फिर आगे किसी न्यूरॉन, एक डेंड्राइट से लिया एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन को पास किया, फिर दूसरे दूसरे, फिर इस तरह से मैसेज ब्रेन तक पहुंच गया। अब ब्रेन से जब आंसर आएगा तो यहाँ पे डेंड्राइट होंगी, ठीक है, डेंड्राइट से एक्सॉन से होते हुए दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट, एक्सॉन से होते हुए दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट, तो लास्ट में यहाँ पे आपके पास एक्सॉन होगा। तो मतलब सेंसरी नर्व का डेंड्राइट होता है पहले, और जो मोटर नर्व है उसका सेंस ऑर्गन पे क्या होता है पहले, डेंड्राइट नहीं एक्सॉन होता है, क्योंकि वो मैसेज वहां से डिलीवर करती है। इसीलिए मैसेज का फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, एट अ टाइम दोनों डायरेक्शन में मैसेज नहीं जा सकता। अब न्यूरॉन्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, जैसे कि आपने न्यूरॉन्स पढ़ा कि न्यूरॉन के अंदर साइटोन होता है, न्यूरॉन के अंदर एक्सॉन होता है, न्यूरॉन के अंदर डेंड्राइट्स होते हैं, आपने डायग्राम भी देख लिया है। तो न्यूरॉन हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है मेड्यूलेटेड और एक होता है नॉन मेड्यूलेटेड। तो देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस होता है। सी, जो कि आपने न्यूरॉन बनाया था, आपको मैं एक बार यहाँ दोबारा बना के दिखा देती हूँ। इरेगुलर सा स्ट्रक्चर हमने कुछ बना लिया था, यहां से हमारे पास डेंड्राइट्स आ गए थे इस तरीके से हाईली ब्रांच्ड, और यहाँ लोअर साइड पे एक ब्रांच आ रही थी जो काफी इलोंगेटेड थी। ठीक है, तो जो ये मेडुलेटेड न्यूरॉन है इसके अंदर क्या होता है, एक्सॉन के ऊपर एक स्पेशल तरह की शीट होती है जो इसको कवर करती है, और ये शीट कॉन्टिन्यूस नहीं है, आप देखिए बीच बीच में कहीं पे ये पॉइंट्स पे शीट एब्सेंट है, और फिर नर्व एंडिंग्स आ जाती है। लेकिन जो हमारे पास नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन होता है उसके अंदर, जैसे आपने बनाया इरेगुलर शेप स्ट्रक्चर बनाया, मतलब साइटोन, और लोअर साइड पे ये आपने एक्सॉन बनाया, तो ये आपके पास डेंड्राइट्स हो गई इस तरीके से,
ठीक है, न्यूक्लियस न्यूरोप्लाज्म वैसे ही रहता है दोनों के अंदर, जैसे कि उसमें था ऐसे इसमें भी है। लेकिन आप देखिए इन दोनों में क्या फर्क है, इसमें ये कवरिंग है, इसके अंदर ये कवरिंग नहीं है। तो जो मेडुलेटेड न्यूरॉन होता है उसके अंदर स्पेशल तरह की कवरिंग प्रेजेंट है, एक शीथ प्रेजेंट है, शीट नहीं शीथ, विच इज कॉल्ड एज माइलिन शीथ। इस शीट को हम क्या बुलाते हैं, माइलिन शीथ। ये शीट प्रोटीन और फैट्स की बनी होती है, ठीक है। न्यूरोलिमा में स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं शॉन सेल्स। न्यूरोलिमा में स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हम क्या बुलाते हैं, शॉन सेल्स। वो ये शीट को सिक्रीट करते हैं, और ये शीट बिल्कुल रेगुलर नहीं होती है, बीच बीच में कुछ पॉइंट्स हैं जहां पे ये शीट एब्सेंट है, और उन पॉइंट्स को हम क्या बुलाते हैं, नोड्स ऑफ रेनवायर। उनको हम क्या बुलाते हैं, नोड्स ऑफ रेनवायर, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है मेडुलेटेड न्यूरॉन का। अब ऐसा स्ट्रक्चर क्यों होता है, इसका क्या फायदा है, वो भी हम बाद में देखते हैं। पहले हम सिर्फ मेडुलेटेड और नॉन मेडुलेटेड में डिफरेंस देख लेते हैं। तो मेडुलेटेड में ये शीथ है, शॉन सेल्स हैं, नोड्स ऑफ रेनवायर है। लेकिन नॉन मेडुलेटेड में ना तो शीट प्रेजेंट है, ठीक है, आपने देखा अकेली न्यूरोलिमा है, ना शीट है ना शॉन सेल्स है इसके अंदर, ना कोई नोड्स ऑफ रेनवायर है। यही आपको फिगर में दिखाया गया है। सी दिस इज नॉन मेडुलेटेड एंड दिस इज मेडुलेटेड। क्लियरली आपको यहाँ मेडुलेटेड शीट दिख रही है, माइलिन शीट दिख रही है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई शीट नहीं प्रेजेंट। तो यही फर्क है मेडुलेटेड और नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन में। So in non-medulated there is no sheath, instead neurolima is quite thick. इसके कंपेरेटिवली जो ये न्यूरोलिमा है इसकी जो कवरिंग है दैट इज क्वाइट थिक, बट अदरवाइज इसमें ना तो कोई शॉन सेल्स है, ना कोई नोड्स ऑफ रेनवायर है, और ना ही इसमें कोई माइलिन शीथ प्रेजेंट है। अब हमारा क्वेश्चन है कि विच न्यूरॉन कंडक्ट इंपल्स फास्टर। जो हमने न्यूरॉन्स पढ़े हैं उनमें से कौन सा न्यूरॉन है जो अपना फंक्शन फास्टर कर सकता है। तो हमने ये देखा कि जो हमारे पास मेडुलेटेड न्यूरॉन्स है वो काफी एफिशिएंट है क्योंकि वो इंपल्स फास्टर कंडक्ट करते हैं। अब हमने दोनों में फर्क पड़ा था कि एक के अंदर माइलिन शीट है और एक के अंदर माइलिन शीट नहीं है। और हमने ये भी पढ़ा था कि न्यूरॉन में इंपल्स कंडक्शन जो होती है उसमें क्या होता है, कोई लेटर नहीं जाता है, क्या होता है, आयन एक्सचेंज होता है। इंपल्स कंडक्शन कैसे होती है, आयन का एक्सचेंज होता है, ठीक है। अब हमने ये देखा कि मेडुलेटेड न्यूरॉन में जो आयन एक्सचेंज है ये नोड ऑफ रेनवायर टू नोड ऑफ रेनवायर होता है। तो इसका मतलब जो आयन एक्सचेंज है वो एक सर्टेन पॉइंट्स पे हो रहा है। हम कह सकते हैं जो इंपल्स है दैट फ्लोज इन अ जंपिंग मैनर। लेकिन नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन में पूरी मेम्ब्रेन में आयन एक्सचेंज हो रहा है। तो आप बताइए, एक में पूरी में एक्सचेंज है, एक में कुछ पॉइंट्स पे एक्सचेंज है, तो मैसेज किस पे फास्टर कंडक्ट करेगा, ऑब्वियसली जहां पे लिमिटेड पॉइंट्स होंगे, है ना। तो इसलिए मेडुलेटेड न्यूरॉन में हम कह सकते हैं जो इंपल्स कंडक्शन है वो एक जंपिंग मैनर में होती है, दैट इज फ्रॉम वन नोड ऑफ रेनवायर टू अनदर, एंड दिस टाइप ऑफ कंडक्शन इज कॉल्ड एज सॉल्टेटरी कंडक्शन। Whereas nerve impulse in non-medulated neuron is quite slow क्योंकि पूरी मेम्ब्रेन में वो आयन एक्सचेंज हो रहा है। So medulated neurons are the efficient because they conduct impulse at faster rate. Now the question is how nerve impulse passes through synapse. ये तो पता लग गया कि डेंड्राइट से मैसेज आएगा, एक्सॉन से पास होगा, पर बीच में ये ज्वाइन तो नहीं है ना, बीच में तो एक स्पेस है। बीच में क्या है, साइनैप्स है, एक स्पेस है। तो यहां से वो मैसेज कैसे पास होता है उसको हम पढ़ने लगे अभी। तो देखिए, अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें दिखेगा जैसे सपोज एक न्यूरॉन का ये एक्सॉन है, तो इट एक्चुअली अपीयर्स टू बी नॉब लाइक। जो एक्सॉन का एंड है इट अपीयर्स टू बी नॉब लाइक। बीच में हमारे पास साइनैप्स में हो गया फ्लूइड, हम फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स ऐसे बना लेते हैं। और दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स मतलब आप कह सकते हो रिसेप्टर्स ही होते हैं। जो चीज सरफेस पे होती है उसको आप क्या कह सकते हो, डेंड्राइट के रिसेप्टर्स कह सकते हो, जो कि किसी चीज पे सेंसिटिव है, इंपल्स पास आप कह सकते हो ले सकते हैं। तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर हमें दिखता है। और जो एक्सॉन का एंड है जो कि हमें नॉब लाइक दिख रहा है, उसके अंदर कुछ वेसिकल्स प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं साइनैप्टिक वेसिकल्स। मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, हमें क्या दिखती है, साइनैप्टिक वेसिकल्स। इनके अंदर एक केमिकल स्टोर होता है जिसको हम क्या बुलाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो ऐसा हमें दिख रहा है माइक्रोस्कोप के अंदर, मतलब एक एक्सॉन का एंड हमें नॉब लाइक दिख रहा है, साइनैप्टिक वेसिकल्स दिख रही है हमें यहाँ पे,
ठीक है, हमें न्यूरोट्रांसमीटर दिख रहा है, फ्लूइड है हमारे पास, और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के रिसेप्टर्स हैं। अब जब मैसेज एक्सॉन के एंड तक पहुंचता है तो न्यूरोलिमा से कैल्शियम आयंस सिक्रीट होते हैं। न्यूरोलिमा से क्या सिक्रीट होते हैं? अपने आप कैल्शियम आयंस। ये कैल्शियम आयंस क्या करते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर को इसमें से रिलीज करा देते हैं। तो जो इंपल्स आई थी वो न्यूरोट्रांसमीटर में मिक्स हो गई। ये न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल है, इट डिफ्यूजेस इनटू साइनैप्स, इसको हम डार्क सा बना लेते हैं। तो ये फ्लूइड के साथ मिक्स हो जाता है, और जैसे कि आपको पता है फ्लूइड की प्रॉपर्टी है मूव करने की, तो ये भी मूव करता रहता है। और जैसे ही ये दूसरे न्यूरॉन के रिसेप्टर्स को टच करता है तो मैसेज डिलीवर हो जाता है, इंपल्स डिलीवर हो जाती है। और एक बार अगर इंपल्स पहुंच गई दूसरे डेंड्राइट के रिसेप्टर के पास, तो ये इन रिटर्न सिक्रीट करते हैं एंटी न्यूरोट्रांसमीटर। ये भी एक केमिकल है। ये एंटी न्यूरोट्रांसमीटर भी फ्लूइड के अंदर मिक्स हो जाता है, जैसे फ्लूइड मूव करता है ये भी करता है। और जैसे ही एक्सोनल एंड को टच करता है तो मैसेज मिल जाता है ऊपर वाले न्यूरॉन को कि इंपल्स कंडक्शन या न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रीशन बंद कर दो, क्योंकि मैसेज न्यूरॉन के पास पहुंच चुका है। तो न्यूरोट्रांसमीटर इंपल्स पास करता है, एंटी न्यूरोट्रांसमीटर इसका सिक्रीशन को बंद करता है। तो अब समझ गए ना कि किस तरह से साइनैप्स में होता है। तो यही हमारे पास आंसर लिखा हुआ है। सी, अंडर माइक्रोस्कोप जो एक्सॉन का एंड है वो हमें नॉब लाइक दिखता है। उसके अंदर होती है साइनैप्टिक वेसिकल्स जो कि स्टोर करती हैं केमिकल विच इज न्यूरोट्रांसमीटर। फिगर के अंदर आप देख भी पा रहे हो, ये एक्सोनल एंड हो गया, ये आपके पास वेसिकल्स हो गई, ये रेड रेड जो डॉट है ये न्यूरोट्रांसमीटर हो गया, ये साइनैप्टिक फ्लूइड हो गया आपके पास, और ये दूसरे न्यूरॉन के आप कह सकते हो रिसेप्टर्स हो गए। Now, we can clearly see the fluid in the synapse, and we can also see the receptors of the dendrites of another neuron. Now, when impulse reaches the axonal end, तो न्यूरोलिमा से क्या रिलीज होते हैं? कैल्शियम आयंस। That stimulates the secretion of neurotransmitter from vesicles into synapse. तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये साइनैप्स के अंदर डिफ्यूज कर जाता है। Now, as the synaptic fluid moves, the neurotransmitter also moves along it. And as soon as it touches the dendrites, the receptors of another neuron, the message is delivered. Now, when the message is received by this neuron, the dendrites of this neuron, in response, they secrete anti-neurotransmitter that further stops the secretion of neurotransmitter, and so that it is confirmed that they have received the message, and this is how the nerve impulse passes through this gap that is the synapse. तो आप समझ गए ना कि किस तरह से होता है। जैसी मैसेज पहुंचा, यहाँ से कैल्शियम आयन रिलीज हुए, इन्होंने न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से डिफ्यूज होने लगा, इसमें मैसेज मिक्स हो गया, साइनैप्टिक फ्लूइड के साथ मिक्स होके ये भी मूव करने लगा। जैसे ही रिसेप्टर को टच किया मैसेज डिलीवर हो गया, और उसी टाइम सिक्रीट हुए एंटी न्यूरोट्रांसमीटर जिसने न्यूरोट्रांसमीटर की फर्दर सिक्रीशन को इनहिबिट कर दिया, मतलब बंद कर दिया, ताकि उनको पता लग जाए कि मैसेज न्यूरॉन के पास हो चुका है। नाउ वी हैव नर्वस सिस्टम एंड इट्स पार्ट्स। अब हमारे पास जो नर्वस सिस्टम है उसके कुछ पार्ट्स है। देखिए, जो नर्वस सिस्टम है इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज CNS, अदर इज PNS। मींस this is central nervous system and this is peripheral nervous system. तो जो मेन नर्वस सिस्टम हमारा बना रहा है वो सेंट्रल है, और पेरिफेरल सेंट्रल से लिंक्ड है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो ही पार्ट्स आते हैं, हमारे मेन कंट्रोलिंग सेंटर, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं सारी की सारी नर्व्स जो भी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटर हो रही हैं या उनमें से निकल रही हैं। एक फिगर बना लेते हैं। लेट्स से दिस इज अ ब्रेन, ठीक है, यहाँ आपका स्पाइनल कॉर्ड हो गया, और बहुत सी नर्व्स यहाँ से और यहाँ से निकल भी रही हैं और इसके अंदर आ भी रही हैं, ठीक है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपका क्या बनाते हैं? CNS। और ये जितनी भी नर्व्स हैं जो इसके अंदर जा रही हैं, ये यहाँ से निकल रही हैं, दैट फॉर्म्स PNS, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये फर्दर दो तरह का होता है, वन इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, अदर इज सोमैटिक। सोमैटिक को आप वॉल्यूएंट्री नर्वस सिस्टम भी बुला सकते हो, वॉल्यूएंट्री नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सारी वो एक्टिविटीज कंट्रोल करता है विच डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू अ विल, विच डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू अ विल। मतलब
जो भी काम हमारी मर्जी के बिना होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं हमारी बॉडी में, वो सारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आते हैं। और वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम सारी उन एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है जो हमारी विल से होती है, जो हमारी मर्जी से होती है। अब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये दोनों सिस्टम्स हमारे विसरल ऑर्गन्स वो होते हैं जिनके अंदर आप कहते हो हमारी मर्जी से काम नहीं होता, जैसे कि ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, स्टमक हो गया, दे आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू आवर विल, तो ये सब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर आता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होती है, नर्व्स होती हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, जो विसरल ऑर्गन्स को सप्लाई दे रही हैं और इनसे सप्लाई ला रही है, इनको मैसेज दे रही है और इनसे मैसेज ला रही है। इनमें सारी ब्लड वेसल्स, ग्लैंड्स, इंटरनल ऑर्गन्स सब आ जाते हैं बिकॉज दे डोंट वर्क अकॉर्डिंग टू अ विल। वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम जो कि हमारी मर्जी से काम करता है, उसके अंदर आती है हमारी मसल्स। क्या आती है, हमारी मसल्स, सारी स्केलेटल मसल्स जो कि हमारी मर्जी से काम करती है। सो दिस इज व्हाट इज द नर्वस सिस्टम एंड इट्स पार्ट्स। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, एक रिफ्लेक्स एक्शन। आपने देखा होगा कुछ एक्टिविटीज हमारी बॉडी में ऐसी होती है जो बहुत ही क्विक होती है, जैसे आपकी आईज में सडन एकदम से लाइट पड़ जाए तो क्या करते हो, आप आईज को फटाफट से क्लोज कर लेते हो। ऐसे ही अगर आपको कोई पिन चुभ जाए, कोई सुई चुभ जाए, तो आप फटाफट से हैंड विड्रॉ कर लेते हो। और कितना फास्ट होता है, हैंड इज विड्रॉन, तो ये कितना फास्ट होता है ये सब कुछ। दीज ऑल आर रिफ्लेक्स एक्शंस। तो रिफ्लेक्स एक्शन वो होते हैं जो बहुत क्विक होते हैं, बहुत जल्दी होते हैं, अब एकदम से होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, ऑटोनॉमिक जो अपने आप होते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शंस आर वेरी क्विक, स्पॉन्टेनियस एंड ऑटोनॉमिक इन नेचर। अब हम देखते हैं किस तरीके से होते हैं। देखिए, हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे सेल्स जो कि सेंसिटिव होते हैं डिफरेंट स्टिमुलस को। स्टिमुलस का मतलब होता है एनी चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरमेंट, किसी भी तरह का चेंज जो हमारे आसपास एनवायरमेंट के अंदर हो रहा है उसको आप क्या बुलाते हो, स्टिमुलस। एनी चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरमेंट। तो हमारी बॉडी में बहुत से रिसेप्टर्स होते हैं जो डिफरेंट स्टिमुलस को सेंसिटिव होते हैं। जैसे पेन के लिए हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं, उनका नाम है नोनो रिसेप्टर्स। प्रेशर के लिए होते हैं थीगो रिसेप्टर्स। टेम्परेचर के लिए होते हैं थर्मो रिसेप्टर्स। ऐसी लाइट के लिए होते हैं फोटो रिसेप्टर्स। तो बहुत से रिसेप्टर्स हैं। आप सब अपने हैंड्स देखिए, हाथ या पाँव को देखिए, आपको दिखेगा कि आपके फिंगर्स हैं जैसे, तो फिंगर्स के अंदर, क्या मैं आपको दिखाती हूँ, फिंगर्स के अंदर इस तरह से राउंड राउंड सा आपको दिख रहा है। दीज आर ऑल रिसेप्टर्स ऑफ प्रेशर, क्योंकि आपके हाथ और पाँव से आप क्या करते हो, पकड़ते हो ना किसी चीज को, तो प्रेशर एक्सर्ट करते हो। दे आर ऑल थीगो रिसेप्टर्स। तो इस तरह की हमारी बॉडी में सारी जगह पे रिसेप्टर्स है जो डिफरेंट स्टिमुलस से आप कह सकते हो सेंसिटिव है। अब सपोज आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लिया, कोई गर्म चीज है, उसको आपने अपने हाथ से, हम ऐसे हाथ बना लेते हैं, आपने उसको टच कर लिया, तो क्या होगा, आपके हाथ पे जो थर्मो रिसेप्टर्स है, हीट वाले रिसेप्टर्स हैं, मतलब जो थर्मो रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि वो सेंसिटिव है हीट को, दे विल गेट एक्टिवेटेड। और वो ये मैसेज भेजेंगे सेंसरी नर्व के थ्रू सीएनएस को, क्योंकि सीएनएस स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन ही है जो पूरा कंट्रोलिंग सेंटर है हमारी बॉडी का। सो दे विल जनरेट एन इम्पल्स। जनरेट एन इम्पल्स का मतलब वो सेंड करेंगे मैसेज सीएनएस को, और वो कौन लेकर जाता है सेंसरी ऑर्गन से, सेंसरी नर्व। सीएनएस एनालाइज ये करेगा कि आपने कोई गर्म चीज को छू लिया है, तो वो इंटरप्रेट करेगा अपना रिस्पॉन्स कि हमें क्या करना चाहिए, हाथ को हटाना चाहिए। वो आंसर वो अपना किसके थ्रू भेजेगा, मोटर नर्व के थ्रू, किसके पास, इफेक्टर ऑर्गन के पास। अब इफेक्टर ऑर्गन इस केस में कौन होगा, जो रिस्पॉन्ड कर पाएगा, ब्रेन का जो कहना है वो मान पाएगा, वो कौन है, मसल्स हमारे हाथ की। तो हमारे हाथ की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और हाथ विड्रॉ हो जाएगा। आप समझ गए। तो इसी तरीके से आपको लिखना है, सपोज यू टच इन हॉट सब्सटेंस, thermoreceptors of hand get activated, they generate impulse to CNS through sensory nerve. CNS analyzes and interprets its response to effector organ via motor nerve. In this case, effector organ is muscle of a hand, so they contract and hand is withdrawn. और ये जो पूरा का पूरा पाथ हुआ, मतलब
इफेक्टर ऑर्गन से आप कह सकते हो जैसे कि आपके सेंसरी नर्व गई, स्टिमुलस ने टच किया, सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज पास किया, फिर मोटर न्यूरॉन के इफेक्टर मसल के पास आया। तो ये जो पूरा पाथ कवर किया इसको हम क्या बुलाते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। तो पेपर में क्वेश्चन आपको ऐसा भी आ सकता है, व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क, एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म। तो भी आपको रिफ्लेक्स एक्शन बिल्कुल इसी ऑर्डर में लिखना है। अगर आप आंसर को बिल्कुल इसी फॉर्म में लिखेंगे आपका आधा नंबर भी नहीं कटेगा। आई कैन एक्चुअली प्रॉमिस यू दिस। तो आप इस तरीके से इसको लर्न करो, बिल्कुल कार्बन कॉपीज बनने की कोशिश करो, ताकि आप बिल्कुल कोई भी आंसर, कोई भी पॉइंट मिस ना करो। अब हमारे पास है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ब्रेन। ब्रेन क्या होता है? अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना जा रहे हैं, दैट इज ब्रेन। देखिए, ब्रेन हमारी बॉडी का एक मेन कंट्रोल सेंटर है। हमें किस समय क्या करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, क्या चीज बॉडी में बननी चाहिए, कहाँ जानी चाहिए, दैट इज ऑल कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। सो वी कैन से दैट इट इज द मेन कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, ये हमारी सीएनएस का एक मेजर पार्ट है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेजर पार्ट है ब्रेन। ब्रेन एक कैविटी में लोकेटेड है जिसको आप क्या बुलाते हो? स्कल। एक बोन का बना हुआ बॉक्स जो इसको सराउंड करता है, दैट इज कॉल्ड एज क्रेनियम। हम एक रफ सा फिगर बनाते हैं। लेट्स से दिस इज अ ब्रेन, इट इज लोकेटेड इन अ कैविटी, दिस इज स्कल। बोन से बना हुआ बॉक्स जो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, लेट्स से दिस इज क्रेनियम। मेम्ब्रेन्स जो इसको सराउंड कर रही है ब्रेन को, द मेम्ब्रेन्स, दीज आर कॉल्ड एज मेनिंजेस। और जहां पे भी मेम्ब्रेन्स के बीच में या ब्रेन के अंदर या कहीं पे भी जहां पे भी वेकेंट स्पेसेस प्रेजेंट है, वहां पे एक फ्लूइड प्रेजेंट है जिसको हम क्या बुलाते हैं? सीएसएफ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, विच एक्चुअली एक्ट एज अ कुशन टू ब्रेन इंटरनल पार्ट्स। जो ब्रेन के इंटरनल पार्ट्स है, इट एक्ट एज अ कुशन टू इट, ताकि कोई भी चीज आप कह सकते हो इंजरी या कहीं आप गिर जाओ या कोई भी धक्का, जो भी चीज है वो आपके ब्रेन के इंटरनल पार्ट्स को नहीं लगे। Brain is divided into three parts: forebrain, midbrain and hindbrain. अब जैसे कि आप फिगर देख पा रहे हो, दिस इज अ ब्रेन। ठीक है, तो इसके अंदर ही हमारे पास ये फोर ब्रेन हो गया, ये जो आप देख पा रहे हो दिस इज मिड ब्रेन, और ये हमारे पास है हाइंड ब्रेन। तो धीरे धीरे हम और लेबलिंग्स देखते हैं इसकी, कि किस तरह से इसको और समझने की कोशिश करते हैं, किस तरह से डिफरेंट पार्ट्स है और कैसे क्या क्या फंक्शंस कर रहे हैं। फर्दर फोर ब्रेन और मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के पार्ट्स देखते हैं। जो फोर ब्रेन है उसके जो मेन पार्ट्स हैं वो है सेरिब्रम और ऑल्फैक्टरी लोब्स। हमारे पास जो ये फोर ब्रेन है इसके जो पार्ट्स हैं वो क्या है? हमारे पास दिस मेजर पोर्शन इज सेरिब्रम। ठीक है, और हमारे हेड के ऊपर यहाँ एक प्रोमिनेंट लोब्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी लोब्स, जो स्मेल में हेल्प करते हैं। मिड ब्रेन का ऐसा कोई सब डिविजन नहीं है, ये आपके पास मिड ब्रेन है, इट हैज नो सब डिविजन। और जो हाइंड ब्रेन है उसमें हमारे पास आ जाता है सेरिबेलम, पॉन्स वेरोली एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो सबसे पहले आप इन नाम को याद करिए, क्योंकि जो ये नेम्स हैं, ये डिविजन्स हैं, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ये नाम आपने ऐसे पहले सुने नहीं है। सो फर्स्ट गो थ्रू दिस नेम्स, इनको अच्छे से याद करिए, देन स्टार्ट फर्दर। देखिए, अब हम फोर ब्रेन को डिटेल में पढ़ते हैं। फोर ब्रेन को हम देखें अगर, तो फोर ब्रेन में एक पार्ट है, आप कह सकते हो इट इज अ लार्जेस्ट पार्ट फोर ब्रेन का, दैट इज सेरिब्रम। इट इज रफली डिवाइडेड इनटू टू हेमीस्फीयर्स, मतलब कोई डिमार्केशन नहीं है, लेकिन दो पार्ट्स में इसको रफली डिवाइड कर रहे हैं। और ये जो दो पार्ट्स हैं इनको हम बुलाते हैं सेरिब्रल हेमीस्फीयर्स। ये पार्ट्स फर्दर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है जो कि अलग अलग तरह के फंक्शंस कर रहे हैं। These parts are further divided into small parts that are performing different functions. इन पार्ट्स के अंदर स्पेशल तरह के आप कह सकते हो लोब्स टाइप स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जो कि अलग अलग काम कर रहे हैं। कुछ लोब्स देखते हैं, जैसे फ्रंटल लोब है यहाँ पे, वो क्या काम कर रही है? इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग फेशियल मस्कुलर एक्टिविटीज। आपके फेस की जो मस्कुलर मूवमेंट्स है उनको कंट्रोल करती है फ्रंटल लोब। टेम्पोरल लोब्स हियरिंग में हेल्प कर रही है। ऑसिपिटल लोब विजन में हेल्प कर रही है। पेराइटल आपके अंदर सेंसेशन प्रोड्यूस कर रही है, टेस्ट, टच, टेम्परेचर की। और ऑल्फैक्टरी लोब स्मेल के अंदर हेल्प कर रही है। तो ये सब लोब्स कहाँ प्रेजेंट है? दे आर लोकेटेड इन द सेरिब्रम। तो ये हमारे पास था फोर ब्रेन। आप फिगर में भी देख पा रहे हो, ये आपके पास सारा फोर ब्रेन है, इसी के अंदर ये आप कॉन्वुलेटेड स्ट्रक्चर्स भी देख रहे हो, इन्हीं के अंदर लोब्स प्रेजेंट है जो अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं। मिड ब्रेन जो है वो हमारा ये पोर्शन है, दिस इज द मिड ब्रेन। इसके अंदर कोई सब डिविजन नहीं है,
इसका फंक्शन सिर्फ इतना है, एक तो इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसको अभी हम हार्मोनल सिस्टम में डिस्कस करेंगे, और ये कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करता है। जो मिड ब्रेन है हमारा, इट कंट्रोल्स द क्विक एक्शंस जो अभी हम पढ़ चुके हैं उनको कंट्रोल करता है। हाइंड ब्रेन का हमारा पार्ट आ जाता है सेरिबेलम। सेरिबेलम इज ऑल्सो लाइक सेरिब्रम, पर उतना बड़ा नहीं होता, इट इज नॉट दैट मच लार्ज। ठीक है, ये भी एक रफली डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, जिसको आप सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स बुलाते हो। क्या बुलाते हो? सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स, जो फर्दर आगे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है सेरिब्रम की तरह और अलग अलग काम कर रहे हैं, पर जो मेन फंक्शन रहता है वो इनका बॉडी मूवमेंट्स और पोस्चर मूवमेंट्स का रहता है, सेरिबेलम का। ठीक है, तो ये हमारा सेरिबेलम है जिसको हम पढ़ चुके हैं कि ये फर्दर किस तरह से पार्ट्स में डिवाइडेड है और इसका क्या फंक्शन है। हाइंड ब्रेन के और भी पार्ट्स हैं, देखते हैं। पॉन्स वेरोली। पॉन्स वेरोली एक छोटी सी बॉडी है, राउंड बॉडी, जो कि ब्रेन के स्टेम के पास है। इस बॉडी का काम है टू कंट्रोल सम एस्पेक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन। कुछ रेस्पिरेशन की एक्टिविटीज पॉन्स वेरोली कंट्रोल करता है। देन वी हैव ब्रेन स्टेम, दिस इज मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेम ऑफ द ब्रेन। यही आगे बड़ी होकर आप कह सकते हो स्पाइनल कॉर्ड में लीड कर रही है, और इसका काम है इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, जैसे कि कफिंग, स्नीजिंग, हार्ट बीट, हार्ट रेट, एक्सेट्रा। सो इट कंट्रोल्स द इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज दैट आर अकरिंग इन द बॉडी। तो आप समझ गए ना, ये आपका फोर ब्रेन आ गया, जिसमें आपका सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी जो हमने पार्ट्स डिस्कस किए उतने को आप अच्छे से याद रखिएगा। मिड ब्रेन भी हमने कर लिया है, पॉन्स वेरोली, हमारे पास सेरिबेलम, और ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा इट लीड्स इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। अब हमारे पास एक होता है ईईजी। अगर आपको ब्रेन में कुछ भी प्रॉब्लम फील होती है या कहीं भी आप कंफर्टेबल नहीं है, आपके कुछ सिर में दर्द रहता है ज्यादा या कुछ भी क्लॉटिंग लगती है, तो जो डॉक्टर सबसे पहले एडवाइस करते हैं कुछ भी हेड प्रॉब्लम से रिलेटेड, वो क्या होता है? ईईजी, दैट इज इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। It is actually an instrument which record the electric impulse generated in brain. जैसे ECG हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन में, ये हार्ट के इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को रिकॉर्ड कर रहा था, ऐसे EEG ब्रेन के इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को रिकॉर्ड करता है। इसके अंदर भी इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, वैक्यूम पैड्स होते हैं, जैसे कि हमने किया था, मशीन है ये, वैक्यूम पैड्स, इलेक्ट्रोड्स है, वैक्यूम पैड्स है। फिक्सिंग जेल लगाकर ये पेशेंट के स्कैल्प पे लगा दिया जाता है एंड पेशेंट इज सेड टू रिलैक्स। फिर ये मशीन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को रिकॉर्ड करती है, जो कि ग्राफ की फॉर्म में प्रिंट होते रहते हैं। इस ग्राफ के अंदर जो ये वेव्स होती हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ वेव्स, अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड थीटा। और ये जो ग्राफ ऑब्टेन होता है इसको हम बुलाते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, एंड दिस इज एक्चुअली द मशीन विच इज यूज्ड फॉर ईईजी। अब हमारे पास है सीएनएस का दूसरा पार्ट, स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो कि ब्रेन स्टेम है, दैट ओनली आप कह सकते हो लीड्स इनटू द स्पाइनल कॉर्ड, और जहां से मेडुला ऑब्लोंगेटा स्पाइनल कॉर्ड में लीड होती है उस पॉइंट को हम बुलाते हैं फोरामन मैग्नम। दिस इज एक्चुअली क्वाइट इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड है इट इज डिवाइडेड इनटू 5 रीजन्स। ये देखिए 5 रीजन्स के अंदर इस तरीके से डिवाइडेड है। हमारे पास सर्वाइकल, थोरासिक, लंबर और सैक्रम और कॉक्सिजियल, ये हमारे पास 5 पार्ट्स है स्पाइनल कॉर्ड के। 32 पेयर ऑफ नर्व्स जो है, जो इसके अंदर अराइज हो रही हैं या टर्मिनेट हो रही हैं स्पाइनल कॉर्ड से जो लिंक्ड है। जो फ्लूइड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है वो वही है जो ब्रेन के अंदर था, CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, विच एक्चुअली एक्ट एज अ कुशन हियर ऑल्सो। तो आप कह सकते हो, जैसे कि अगर आपके पास एक पेन होगा तो उसको देखिए, मैं आपको समझाती हूँ। पेन का जो रिफल है वो हो गया स्पाइनल कॉर्ड, आप समझिए। इसके अंदर जो इंक है दैट इज लाइक CSF, और जो पेन का प्लास्टिक की कवरिंग है, दिस इज द बैकबोन। So you can say that backbone is protecting the spinal cord which contains the cerebrospinal fluid. और फंक्शन आप जानते ही हो, रिफ्लेक्स एक्शन इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्पाइनल कॉर्ड का। जो हमारी बॉडी में क्विक ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेज हो रहे हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस हो रहे हैं, दे आर ऑल कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। अब हम स्टार्ट करते हैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अब जैसे कि एनिमल्स पे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है, वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी तो कुछ मूवमेंट्स होती हैं, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है, पर उतना एडवांस नहीं, बट स्टिल देयर इज। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो
जो प्लांट के अंदर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है दैट इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स, क्योंकि एक नर्वस सिस्टम जैसे हमारी बॉडी में था ऐसा नहीं होता है, इट इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। और प्लांट्स के हार्मोन्स को हम बुलाते हैं फाइटो हार्मोन्स। So what are phytohormones? They are the hormones present in plants and they are called as phytohormones. देखते हैं कौन कौन से हार्मोन्स प्लांट्स के अंदर होते हैं और क्या क्या फंक्शन करते हैं। पहला हार्मोन हम पढ़ रहे हैं ऑक्सिन। ऑक्सिन इज प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ प्लांट और ये प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। देखिए कहीं पे भी ग्रोथ होती है तो इसका मतलब पहले सेल बनेंगे, फिर सेल बड़े होंगे, फिर सेल में डिफरेंशिएशन होगी। मतलब डिफरेंशिएशन का मतलब कि किस तरह का उन्होंने प्लांट का पार्ट बनाना है, या जहां पे भी ग्रोथ होती है। अगर हम अपनी बॉडी में भी बात करें तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि सेल कौन से पार्ट का, ऑर्गन का मेंबर बनना है, उस तरह के उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। तो सिमिलरली ऑक्सिन भी ग्रोथ में हेल्प करता है, सेल मल्टीप्लिकेशन बढ़ाता है, फिर सेल एनलार्जमेंट का प्रोसेस होता है और फिर सेल मैचुरेशन और डिफरेंशिएशन, मतलब सेल ने क्या काम करना है उस तरह के सेल के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। ऐसे ही ऑक्सिन सीड डॉर्मेंसी को भी ब्रेक करता है। अब सारी की सारी सीड्स तो प्लांट नहीं बनाती ना, तो जो सीड्स प्लांट नहीं बना पाती उनको हम डॉर्मेंट सीड्स कहते हैं। तो ऑक्सिन क्या करता है, सीड डॉर्मेंसी को तोड़ता है ताकि ज्यादा से ज्यादा सीड्स प्लांट के अंदर जर्मिनेट हो पाए। ऐसे ही दूसरा हार्मोन है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन भी एक ग्रोथ हार्मोन है, ये काफी ज्यादा ग्रोथ कर सकता है। आप कह सकते हो जिन प्लांट्स का नॉर्मली हाइट नहीं भी होता उनके अंदर भी जो जिब्रेलिन है, अगर हम आउट बाहर से भी एक्सटर्नली भी डालें या प्लांट के अंदर जो नॉर्मल सिक्रीशन होता है तब तो हाइट बनती है। अगर आप बाहर से सप्लाई करो तो इवन इट कैन इंक्रीज दी रोस्टी फैमिली प्लांट्स जैसे गोभी वगैरह, उनका हाइट नहीं होती, इट कैन एक्चुअली इंक्रीज द हाइट इन दैट ऑल्सो। तो ऐसे याद रखिए, इट इंक्रीजेस द हाइट, इट इज ऑल्सो अ ग्रोथ हार्मोन। फिर हमारे पास आ जाता है इथाइलिन। इथाइलिन का मेजर फंक्शन रहता है, इट हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को पकाने में ये हेल्प करता है। साइटोकाइनिन क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये स्टोमेटा को बंद करने में हेल्प करता है। तो ये एक तरह का एडवांटेज रहता है जेरोफाइट्स के अंदर। आपको पता है जेरोफाइट्स प्लांट्स वो होते हैं जो डिजर्ट के अंदर ग्रो करते हैं, तो वहां पे स्टोमेटा अगर खुला रहेगा तो एक्सेस लॉस ऑफ वाटर होगा। तो अगर साइटोकाइनिन वहां पे क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कर रहा है तो उनके लिए एक फायदा हो जाता है कि उतना ट्रांसपिरेशन कम होगा। ऐसे इट ब्रेक्स द सीड डॉर्मेंसी, ये भी सीड्स को जर्मिनेट कराने में हेल्प करता है। अब आता है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट हार्मोन पर, नेगेटिव हार्मोन, दैट इज एब्सिसिक एसिड, जिसको ए बी बुलाते हैं। अभी तक जो हार्मोन्स करे वो सब पॉजिटिव हार्मोन्स थे, वो प्लांट के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे थे। जो एब्सिसिक एसिड है, इट इज अ नेगेटिव हार्मोन, इट रिटार्ड्स ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ये प्लांट की ग्रोथ को कम करता है। प्रमोट सेनिसेंस, मतलब ये प्लांट को टुवर्ड्स डेथ ले जाता है। मतलब अभी अगर उसका टाइम नहीं भी आया कि वो प्लांट मरने की तरफ जाइए, उसकी उसमें डेथ प्रमोशन करता है। इट कॉजेज प्री मेच्योर फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अभी बने भी नहीं है उनको भी पहले ही गिरा देता है। तो इट इज एक्चुअली यू कैन से इज अ नेगेटिव हार्मोन। अब ऐसे ही प्लांट के अंदर मूवमेंट्स भी होती है। प्लांट की मूवमेंट्स को हम बुलाते हैं ट्रॉफिक मूवमेंट्स। दीज आर द मूवमेंट्स कॉज इन प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। स्टिमुलस हम डिस्कस कर चुके हैं, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर जो होता है, एनी चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरमेंट इज स्टिमुलस। इट कैन बी लाइट, कैन बी केमिकल, कैन बी ग्रेविटी, कैन बी वाटर, एनीथिंग एल्स। तो सबसे पहला मूवमेंट हम देखते हैं फोटोट्रोपिज्म। तो मूवमेंट, ट्रोपिज्म का मतलब मूवमेंट, फोटो का मतलब लाइट। तो मूवमेंट विच इज कॉज्ड इन प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट, दैट इज कॉल्ड एज फोटोपिरियोडिज्म। जैसे कि आप फिगर में देख भी पा रहे हैं, सनलाइट आ रही है और जो स्टेम है वो सनलाइट की तरफ बेंड हो रही है। अब इस पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैं आपको पहले एक चीज बताती हूँ, जैसे आपके पास ये प्लांट है ना, ये रूट है और ये स्टेम बना लेते हैं हम, यहाँ पे सन है। आपको पता है जो स्टेम है वो हमेशा लाइट की तरफ होती है, तो हम कहेंगे इट इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक बिकॉज इट मूव्स टूवर्ड्स द लाइट। जो हमारी रूट है इट मूव्स अवे फ्रॉम द लाइट, तो इट इज नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। तो जो भी चीज स्टिमुलस की तरफ जा रही है वो पॉजिटिव मूवमेंट है, अलग जा रही है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो वो एक नेगेटिव मूवमेंट है। और ये मूवमेंट बिल्कुल इसी तरीके से रहती है, चेंज नहीं होती है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वाई प्लांट ड्रूप व्हेन इट इज केप्ट इनसाइड द रूम। अगर आप प्लांट को रूम के अंदर रखो तो आप देखो थोड़े दिन के बाद वो ऐसे मुरझा सा जाता है। उसका रीजन ये है, देखिए जो प्लांट की टिप होती है वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन। और आपको पता है ऑक्सीजन क्या करता है? इट हेल्प्स इन ग्रोथ।
तो जब सनलाइट पड़ती है तो ये ऑक्सीजन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है प्लांट के सारे पार्ट में और प्लांट की एक इक्वल ग्रोथ हमें दिखती है। प्लांट की हमें क्या दिखती है? एक इक्वल ग्रोथ। लेकिन अगर प्लांट को लाइट नहीं मिलेगी, अंदर आप रूम में रख दोगे, वहां लाइट नहीं मिलेगी, तो ऑक्सीजन एक ही साइड में डिपॉजिट हो जाएगा और जिस साइड में डिपॉजिट होगा वहीं की ग्रोथ होगी और दूसरी साइड की ग्रोथ सप्रेस हो जाएगी। इस करके जो प्लांट है वो ड्रूप कर जाएगा, वो मुरझा जाएगा। सो दिस इज द आंसर। द प्लांट ड्रूप्स व्हेन इट इज केप्ट इनसाइड द रूम as it doesn't get complete sunlight, so oxygen which is present on tip gets accumulated only at one side. Therefore, the growth occurs in only in that region, whereas the oxygen does not get equally distributed, so therefore the plant droops. ऐसा ही दूसरा स्टिमुलस हम डिस्कस करने लगे हैं ग्रेविटी का, जियोट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट, जियो का मतलब ग्रेविटी। सो मूवमेंट कॉज इन प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटी। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दिस प्लांट। आपको पता है जो रूट है वो ग्रेविटी से अवे जाती है, तो इट इज नेगेटिवली जियोट्रोपिक। इट इज नेगेटिवली जियोट्रोपिक। जो हमारी स्टेम है वो नहीं, सॉरी, रूट जो होती है वो ग्रेविटी की तरफ जाती है, तो इट इज पॉजिटिवली जियोट्रोपिक। और जो हमारी स्टेम है वो ग्रेविटी से अलग जाती है, तो इट इज नेगेटिवली जियोट्रोपिक। तो ये मूवमेंट्स ऐसे ही रहते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपके पास एक गमला है, ठीक है, उसके अंदर आपके पास रूट है और प्लांट है। आपको पता है प्लांट ग्रेविटी से ऑपोजिट जा रहा है और रूट ग्रेविटी की तरफ जा रही है। इस तरह से हम बना लेते हैं, इस तरीके से, ठीक है। अब आपने इस प्लांट के पॉट को टिल्ट कर दिया, तो क्या हुआ? तो भी हमने देखा कि जो हमारे पास जो रूट है वो रूट फिर भी नीचे की तरफ ही जा रही है और जो प्लांट है वो ऊपर की तरफ ही जा रहा है। मतलब जौन सी मूवमेंट्स फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड मूवमेंट्स है, ये ऐसे की ऐसे ही होने वाली है। ऐसे ही अगला एक हम मूवमेंट देख रहे हैं, कीमोट्रोपिज्म। मूवमेंट कॉज्ड इन प्लांट और प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू केमिकल। जैसे कि आपने रिप्रोडक्शन में पढ़ा था कि जो पोलन ट्यूब है वो जब ग्रो करती है तो वो एम्ब्रियो सैक की तरफ ही जाती है और माइक्रोपाइल से ही एंटर होती है। सो दिस इज एक्चुअली अ मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द केमिकल, दैट इज द ग्रोथ ऑफ, वी कैन राइट हियर, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। दिस इज एक्चुअली अ मूवमेंट दैट इज कीमोट्रोपिज्म। अब ऐसे ही हमारे पास एक मूवमेंट है नास्टिक मूवमेंट। अब ऐसे ही हमारे पास एक मूवमेंट है दैट इज नास्टिक मूवमेंट्स। These are the movements that occur in the direction of stimulus, जो कि स्टिमुलस की डायरेक्शन में होती है। मतलब कि ये फिक्स मूवमेंट्स नहीं है, ये वहां होंगी जिस हिसाब से स्टिमुलस होगा उस अकॉर्डिंग उनकी डायरेक्शन बदलती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल इट इज सीन इन टच मी नॉट प्लांट, जिसका बोटानिकल नेम है हमारे पास मिमोसा पुटिका, और भी इसको हम बहुत कुछ कहते हैं, लाजवंती, छुई मुई, रात की रानी, दीज आर ऑल नेम फॉर द टच मी नॉट प्लांट। अब इसको टच मी नॉट क्यों कहते हैं? देखिए ये प्लांट इस तरीके से होता है, इसका स्टिमुलस होता है टच। इसका स्टिमुलस क्या होता है? टच। तो जैसे ही आप इसको टच करेंगे, इसकी जो लीफ है वो क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। द लीव्स विल गेट फोल्ड एज यू कैन सी हियर। तो इसमें अगर आप ऊपर से टच करेंगे तो लीफ ऊपर की तरफ बेंड होगा, नीचे से टच करेंगे तो लीफ नीचे की तरफ बेंड होगा। सो दीज मूवमेंट्स आर नॉट fixed. So these are the nastic movements, very important movements that occur in the direction of stimulus. The directions are not fixed. So you need to example this touch me not. This is very, very, very important. Next phenomena we have is photoperiodism. Photo means light. Periodism means a period, a time period. So it is a period of light to which the plant is exposed to sunlight. फोटोपीरियोडिज्म एक ऐसा पीरियड है लाइट का जिसमें हम प्लांट को सनलाइट में रख रहे हैं। अब क्या होता है, प्लांट के अंदर एक ब्लू ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्या बुलाते हैं? फाइटोक्रोम। दिस पिगमेंट एक्चुअली रिस्पॉन्ड टू लाइट। सो कुछ प्लांट्स अब हमने देखा कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको ग्रो करने के लिए ज्यादा लाइट चाहिए, कुछ प्लांट होते हैं जिनको लेस लाइट चाहिए, कईयों को मॉडरेट लाइट, मतलब लाइट एंड डार्क दोनों पीरियड इक्वल चाहिए। तो उस हिसाब से हमारे पास लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स, डे न्यूट्रल प्लांट्स हमारे पास होते हैं। लॉन्ग डे मतलब जिनको लाइट का पीरियड ज्यादा चाहिए, शॉर्ट डे जिनको लाइट का पीरियड जैसे कि आप देख रहे हो थोड़ा चाहिए, डार्क पीरियड ज्यादा चाहिए, मॉडरेट मतलब डे न्यूट्रल प्लांट्स जिनको दोनों ही पीरियड इक्वल चाहिए। So phytochrome is that pigment which actually responds to light and helps in the growth of the plant.
ठीक है, तो ये हमारे पास था फोटोपीरियोडिज्म। और हमने देखा जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, दे आर शॉर्ट डे प्लांट्स, दे रिक्वायर लेस लाइट मोर डार्क, एंड वेजिटेटिव प्लांट्स दे रिक्वायर मोर लाइट लेस डार्क। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ वेजिटेटिव प्लांट्स हमारे पास डे न्यूट्रल भी है, उनको लाइट और डार्क का पीरियड बिल्कुल सेम चाहिए। Now we are going to start with another system which is responsible for control and coordination, that is hormonal system. So we are going to start with hormonal system now. देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हॉर्मोन्स होते क्या हैं। देखिए, हॉर्मोन्स एक ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ही रिलीज होते हैं और वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। So we can say that hormones are chemicals released inside the body, हमारी बॉडी के अंदर ही सिक्रीट होते हैं और हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि अभी हम जान चुके हैं क्या होता है, उसके अंदर नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर ये भी फंक्शन करते हैं। हॉर्मोन्स जो होते हैं ये इनको सिक्रीट कौन करता है? अब हमारा क्वेश्चन ऑब्वियसली ये होगा कि हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, पर कहां से आते हैं? दे आर एक्चुअली सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, देखिए, अगर हम सिर्फ ग्लैंड्स की बात करें तो ग्लैंड्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स। ग्लैंड्स का क्या मतलब होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स, कुछ सेल्स जो आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और उनका फंक्शन क्या रहता है? सिक्रीशन का, उनको हम बुलाते हैं ग्लैंड्स। मीन्स ग्लैंड्स आर सिंपली ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिक्रीटरी इन फंक्शन, जो क्या करते हैं? कुछ सिक्रीट कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में दो तरह की ग्लैंड्स हैं, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। अभी हमने पढ़ा कि जो ये हॉर्मोन्स है ये एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। तो मतलब जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये क्या सिक्रीट करते हैं? हॉर्मोन्स। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं, दोनों ही ग्लैंड है, दोनों ही ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जिनका फंक्शन है सिक्रीशन, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या सिक्रीट करते हैं? तो इनको हम और डिटेल में पढ़ते हैं। अभी आप इस फिगर को देखिए, ये सारे हमारी बॉडी के एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब ये सब हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स सिक्रीट करते हैं। देखते हैं कौन से। वी हैव पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस, adrenal gland, pancreas, ovary and testes. These are all endocrine glands present in our body. तो पहले हम इनका डिफरेंस जानते हैं कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में डिफरेंस क्या है। देखिए, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है दे आर विद डक्ट्स। मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है, जैसे सपोज ये लिवर, एक एग्जांपल लिया है, लिवर एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो इन ग्लैंड्स की एक अपनी डक्ट है। मतलब एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसके अंदर ये अपना सिक्रीशन भेज सकते हैं। दोनों ही, मैं आपको बार बार बता रही हूं, दोनों का फंक्शन ही है सिक्रीशन, लेकिन काफी मेजर डिफरेंस है दोनों के अंदर। देखिए, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है इनकी अपनी डक्ट है। डक्ट का मतलब एक अपना ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसके अंदर इन्हीं का सिक्रीशन जाएगा। लेकिन जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है पैनक्रियास का, तो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये डक्टलेस होते हैं, इनकी ऐसी कोई डक्ट नहीं होती है। ये अपना सिक्रीशन क्या करते हैं? ये अपना सिक्रीशन ब्लड के अंदर डालते हैं और ब्लड के थ्रू आप कह सकते हो कि वो जहां पे भी उसने फंक्शन करना है वो वहां पे पहुंचता है। तो दे आर विदाउट डक्ट। ठीक है, यहां पे हमने एग्जाम्पल लिया है पैनक्रियास का। आप देख पा रहे हो ये येलो पार्ट क्या है? पैनक्रियास है। लेकिन आपको पता है पैनक्रियास हमारी बॉडी में एक ऐसा ग्लैंड है जो कि एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है फंक्शन में। तो पैनक्रियास इज द ओनली वन ग्लैंड इन द बॉडी विच परफॉर्म बोथ द फंक्शन। इट इज एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। इसका डक्ट भी है कुछ सिक्रीशन के लिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो, दिस इज द डक्ट। और इसका अपना, आप कह सकते हो अपना कुछ सिक्रीशन ये ब्लड के अंदर भी डालती है। तो अभी हम इसको एंडोक्राइन का एग्जाम्पल लेके पढ़ रहे हैं, अदरवाइज इट इज एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन इन नेचर। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करते हैं? ये सिक्रीट करते हैं एंजाइम्स। और आपको पता है हम न्यूट्रिशन चैप्टर में बहुत से एंजाइम्स पढ़ चुके हैं। एंजाइम्स हमारी बॉडी में अलग अलग काम में हेल्प करते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में दे वर हेल्पिंग इन द डाइजेशन। ठीक है, तो दे एक्चुअली सिक्रीट एंजाइम्स विच ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल, ये काम रहता है एंजाइम का। एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं सिर्फ और सिर्फ हॉर्मोन्स, और वो हमारी बॉडी में किस चीज में हेल्प करते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अभी हमने बात भी की थी, दे हेल्प इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो इनके टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है कैसे? थ्रू देयर डक्ट। थ्रू देयर डक्ट।
जो एंडोक्राइन ग्लैंड है इनका सिक्रीशन इनके आप कह सकते हो वहां पे पहुंचता है, इनके टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है बाया ब्लड. It pass through blood because they don't have duct, so their secretion reach by blood to the target organ. और यहाँ पे कैसे जाता है? वाया डक्ट. एग्जाम्पल है हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड का लिवर. हमारे पास बहुत से ग्लैंड है एक्सोक्राइन, हम पढ़ चुके हैं. हमारे माउथ पे भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, हमारे स्टमक में भी है, हमारे इंटेस्टाइन में भी है. जितना भी आपने न्यूट्रिशन चैप्टर में ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम में पढ़ा था वो सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स थे क्योंकि वो एंजाइम सिक्रीट कर रहे थे. तो यहाँ हमारे पास एग्जाम्पल है लिवर. एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी बॉडी में बहुत से, अभी आपने पहले वाली पिक्चर में भी देखा था, बहुत से एंडोक्राइन ग्लैंड्स थे. तो ऐसे ही उनमें से एक एग्जाम्पल है थायराइड ग्लैंड. जहां तक पैनक्रियाज की बात है तो पैनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो कि एक ही ग्लैंड है हमारी बॉडी में जिसका फंक्शन जो कि एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन इन नेचर है. इसके अंदर कुछ पार्ट है जो कि एक्सोक्राइन है और कुछ पार्ट है जो कि एंडोक्राइन है फंक्शन में. मतलब हार्मोन भी सिक्रीट कर रहा है ये और एंजाइम्स पे भी सिक्रीशन में हेल्प कर रहा है. अब यहाँ पे हम फोकस सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे करेंगे क्योंकि हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं यहाँ. तो द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर सिक्रीशन इज कॉल्ड एज एंडोक्राइनोलॉजी. क्या बुलाते हैं हम? एंडोक्राइनोलॉजी. तो अब आप समझ गए हो कि हार्मोन्स क्या होते हैं, कहाँ से सिक्रीट होते हैं, क्या फंक्शन है एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, क्या डिफरेंस है उनका एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का. तो और जानते हैं हम थोड़ा सा हार्मोन्स के बारे में. So what are the characteristics of the hormones? See, they are secreted in small amounts. बहुत ही थोड़े अमाउंट पे सिक्रीट होते हैं और अपना फंक्शन बहुत अच्छा निभाते हैं ये. They are secreted by endocrine glands. इनको कौन सिक्रीट करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ये अभी हमने डिस्कस किया है. ये सारे हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जिनका सिक्रीशन अभी हम आगे फर्दर अच्छे से और डिस्कस करेंगे. They act only on the target organ. ये ब्लड के थ्रू जाते हैं, हमें पता है पूरी बॉडी में घूमेंगे लेकिन हर हार्मोन फंक्शन अपने टारगेट ऑर्गन पे करेगा. तो हम कह सकते हैं दे आर टारगेट स्पेसिफिक. दे आर टारगेट स्पेसिफिक मतलब दे आर गोइंग टू मूव इन होल बॉडी बट देयर फंक्शन इज सीन ओनली ऑन द टारगेट ऑर्गन. And if we talk about their nature, either they are proteinaceous, means they are made up of protein, or they are made up of steroids, means fat hota hai inke andar. So mainly they are proteinaceous in nature. And how they reach the target organ, we have already discussed. They reach by blood. So these are the few characteristics of the hormone which you need to remember. Now we are going to start with detailed study of glands. देखते हैं पहला ग्लैंड हमारी बॉडी में जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड. आप ये देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन के मिड वाले हिस्से में प्रेजेंट होता है. देखिए ये आपकी फिगर है और देखिए मिड ब्रेन का पार्ट है और इसमें ये पिट्यूटरी ग्लैंड आपको दिख रहा है छोटा सा. दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड. इट इज एक्चुअली कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड ऑफ अ बॉडी. बहुत बड़ा नाम दिया गया है इसको हमारी बॉडी में मास्टर ग्लैंड बुलाते हैं. क्यों? क्योंकि बहुत से इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट कर रहा है जो काफी इंपॉर्टेंट फंक्शंस कर रहे हैं. एक और खास बात, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो फंक्शन है वो कंट्रोल करता है ब्रेन का एक पार्ट जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस. So hypothalamus is a part of brain which actually control the functioning of pituitary gland. जब ये चाहता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव हो, ये अपने एंजाइम्स अपने हार्मोन्स सिक्रीट करे, तो हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है एक हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, जो पिट्यूटरी को मैसेज देता है कि आप अपना सिक्रीशन शुरू करो. जब पिट्यूटरी के सिक्रीशन की जरूरत नहीं होती तो हाइपोथैलेमस इसके फंक्शन को रोकता भी है. कैसे? हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है एक इनहिबिटरी हार्मोन जो इसकी सिक्रीशन को इनहिबिट करता है. तो हम कह सकते हैं इसका जो फंक्शन है वो कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस, विच इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन. अब देखते हैं सिक्रीशंस कौन सी है कि ये मास्टर ग्लैंड बुलाया जाता है. तो पहला हार्मोन हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं इट इज ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन नाम से पता लग रहा है इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ बॉडी. अब हार्मोन एक नॉर्मल अमाउंट में सिक्रीट होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम. अगर कोई भी हार्मोन अदर देन पिट्यूटरी हार्मोन, कोई और भी हार्मोन अगर हमारी बॉडी में ज्यादा या कम होता है अपने नॉर्मल अमाउंट से तो वो हमारे लिए नुकसान पहुंचा सकता है. जैसे ग्रोथ हार्मोन अगर आपका जरूरत से ज्यादा एक्सेस में सिक्रीट होगा तो हमें इससे डिजीज हो जाती है जाइजेंटिज्म. मतलब
एक्सेस ग्रोथ, आपने देखा होगा कई लोग बहुत ही वियर्ड से लगते हैं, काफी लंबे ऊंचे होते हैं, मतलब एक नॉर्मल हाइट से नॉर्मल लगते हैं, दैट इज जाइजेंटिज्म। और कईयों के अंदर ये ग्रोथ हार्मोन काफी लेस अमाउंट में होता है कि वो बोने रह जाते हैं, दे रिमेन ड्वार्फ, सो डिजीज इज ड्वार्फिज्म इन दैट केस। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड आप पहचान चुके हैं, हाइपोथैलेमस ये है जो इसके फंक्शन को कंट्रोल करता है, और एक हार्मोन हम पढ़ चुके हैं इसका ग्रोथ हार्मोन, और उसका फंक्शन भी हम देख चुके हैं। पर सिर्फ एक ही हार्मोन नहीं है, काफी हार्मोन्स है जो पिट्यूटरी से सिक्रीट हो रहे हैं, तो देखते हैं। दूसरा हार्मोन जो पिट्यूटरी सिक्रीट करता है दैट इज प्रोलैक्टिन। प्रो का मतलब है पहले, लैक्टिन का मतलब लैक्टेशन पीरियड से पहले। लैक्टेशन पीरियड इज द मिल्क फीडिंग पीरियड। तो लैक्टेशन पीरियड से पहले, मिल्क फीडिंग पीरियड से पहले, ऑब्वियसली देयर हैज टू बी डेवलपमेंट ऑफ मेमेरी ग्लैंड्स, दैट इज द मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स। तो ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये फीमेल्स के अंदर मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स को डेवलप कराने में हेल्प कराता है। देन वी हैव अनदर हार्मोन विच इज कॉल्ड एज बर्थ हार्मोन, दैट इज ऑक्सीटोसिन। इसको बर्थ हार्मोन इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट कम्स इन टू एक्शन when the baby is delivered, because it helps in the secretion of milk through these developed milk producing mammary glands, इसीलिए इसका नाम है बर्थ हार्मोन। ऐसे ही एक हार्मोन है हमारे पास ADH, जिसको हमने पढ़ा भी था एक्सक्रीशन चैप्टर में। इसका फुल फॉर्म है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, या हम इसको बुलाते हैं वेसोप्रेसिन। इसका फंक्शन है ऑस्मो रेगुलेशन, मीन्स टू मेंटेन वाटर एंड आयनिक बैलेंस इन बॉडी। एक और हार्मोन है हमारे पास ट्रॉफिक हार्मोन। इसका फंक्शन है ये और ग्लैंड्स की फंक्शनिंग को देखता है, जैसे ओवरीज हो गए, आपके पास टेस्टिस हो गए, आपके पास किडनीज के एड्रीनल ग्लैंड हो गए। इट लुक्स आफ्टर द सिक्रीशन फ्रॉम दीज ग्लैंड्स दैट वेदर दीज ग्लैंड्स आर फंक्शनिंग प्रॉपरली और नॉट। तो पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस हम अभी पिक्चर डिस्कस कर चुके हैं, तो ये थे उसके कुछ हार्मोन्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द पिट्यूटरी। आपको याद रखना है पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है, क्यू मास्टर ग्लैंड है, बर्थ हार्मोन कौन सा है और क्यू है, एडीएच का दूसरा नाम क्या है, ये कुछ क्वेश्चंस है जो अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। दूसरा ग्लैंड जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज थायराइड ग्लैंड। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? आप देखिए, इट इज अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, it is actually present in the neck, so it is the bilobed gland, इसके दो lobes हैं और ये neck के अंदर present है। it secretes hormone thyroxine and calcitonin। thyroxine क्या करता है? it helps in controlling the metabolism of proteins, carbohydrates and fats, means इनको बनाना या इनका breakdown इसको control करता है thyroxine। अगर ये ग्लैंड सही से फंक्शन ना करे तो इससे भी ऑब्वियसली एक डिजीज होती है। अडल्ट्स के अंदर वो डिजीज होती है थायराइड। थायराइड का मतलब होता है इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। क्या मतलब होता है? इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये जो ग्लैंड है ये थोड़ा सा इनलार्ज हो जाता है अडल्ट्स के अंदर, और काफी ज्यादा आप देखते हो स्वेलिंग हो जाती है इसमें। और चिल्ड्रन के अंदर ये डिजीज कौन सी होती है? क्रिटेनिज्म, जिसका मतलब है उनका जो ग्रोथ है वो रिटार्ड कर जाती है, ग्रोथ गेट्स रिटार्डेड। और आप कह सकते हो इसके अंदर मेंटल डेवलपमेंट भी नहीं होता बच्चों के अंदर। दूसरा हार्मोन जो आप देख रहे हो कैल्सिटोनिन, इसका फंक्शन रहता है कैल्शियम और फॉस्फेट के बैलेंस को मेंटेन करना हमारी बॉडी में, पर अभी ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो अगर आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द कैल्शियम एंड फॉस्फेट बैलेंस इन द बॉडी। अगला ग्लैंड है हमारे पास पैनक्रियास, जैसे कि आप देख पा रहे हो और हमने अभी डिस्कस भी किया था। ये इट इज द ओनली ग्लैंड विच इज एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन इन फंक्शन। ये हार्मोन भी सिक्रीट करता है और ये एंजाइम्स भी सिक्रीट करता है। वेयर इट इज लोकेटेड? इट इज लोकेटेड बिलो स्टमक। हम काफी ज्यादा पढ़ चुके हैं इसके बारे में डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी। अब इसका कौन सा पार्ट है जो एंडोक्राइन है? इसके अंदर एक पार्ट है विच इज कॉल्ड एज आइलेट्स ऑफ लैंग्रेंस। it is the kind of cells which are present in pancreas जो कि एंडोक्राइन नेचर में, मतलब हार्मोन सिक्रीट करते हैं। अब इससे जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो कौन कौन से? इंसुलिन और ग्लूकागन। इंसुलिन क्या करता है? ब्लड में जो ग्लूकोज है उसके लेवल को डिक्रीज करता है, और ग्लूकागन ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। अब ये डिक्रीज कर रहा है और ये इंक्रीज कर रहा है, इस करके एक प्रॉपर शुगर का लेवल हमारे ब्लड में मेंटेन रहता है, बैलेंस मेंटेन रहता है।
अब अगर ये सही से नहीं फंक्शन करेगा, अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाती है, तो आपको पता है कॉमनली अकरिंग डिजीज है डायबिटीज मिलेटस, जिसके अंदर जो इंसुलिन है दैट इज नॉट सिक्रेटेड इन अ प्रॉपर अमाउंट। तो उससे क्या हो जाता है, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसको आप शुगर भी बोलते हो कि किसी को शुगर है, तो इट इज एक्चुअली डायबिटीज मिलेटस। अगला ग्लैंड हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज एड्रीनल ग्लैंड। ये कहां पे होता है, इट इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर एज यू कैन सी विच इज प्रेजेंट ऑन द किडनीज। ये सिक्रीट करता है हार्मोन एड्रेनलिन एंड कॉर्टिकॉइड, and you know that this adrenal gland is called as emergency gland, और जो इसका सिक्रीशन है एड्रेनलिन दैट इज एन इमरजेंसी हार्मोन, बिकॉज ये हमारी इमरजेंट सिचुएशंस को कंट्रोल करता है, ये हमारी बॉडी को एक्शन के लिए प्रिपेयर करता है। ये एक न्यूरो ट्रांसमीटर है, अभी हमने पढ़ा था साइनैप्स में जब मैसेज पास हो रहा था वो न्यूरो ट्रांसमीटर से हो रहा था, तो दैट वाज एड्रेनलिन। ये हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है, लव फियर थर्स्ट जो भी कुछ आपको फील होता है किसी को लेकर, दैट इज ऑल ड्यू टू एड्रेनलिन। So it is an emergency gland because it controls our emergent situations, and adrenaline is an emergency hormone. Next gland है हमारे पास ovary. Ovaries are actually the female gonad, means female reproductive organ. It is female reproductive organ. ठीक है, ये हार्मोन सिक्रीट करता है फीमेल सेक्स हार्मोन विच इज कॉल्ड एज एस्ट्रोजन, विच इज कॉल्ड एज फीमेल सेक्स हार्मोन। जो हमारा सेक्स हार्मोन होता है उसका प्राइम फंक्शन होता है गेमीट बनाना, तो ऐसे ही फीमेल के अंदर ही एग बनाता है, एग प्रोडक्शन, क्योंकि फीमेल गेमीट तो एग है ना, तो इट हेल्प्स इन एग प्रोडक्शन। और सेकेंडरी फंक्शन है दैट इट कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स। जैसे कि आपको पता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, वाइडनिंग ऑफ पेल्विक रीजन, जो हिप रीजन होता है वो वाइडन हो जाता है जब ये आप कह सकते हो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो कि हमें फेमिनाइन फीचर्स होते हैं, हिप रीजन एक्चुअली गेट वाइडन्स। हमें पता है ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, वी द फीमेल्स हैव सॉफ्ट वॉइस, दे हैव प्यूबिक हेयर्स, तो ये सब कंट्रोल होता है एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन से। ऐसे ही ओवरीज एक और हार्मोन सिक्रीट करती है प्रोजेस्ट्रॉन, विच हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द प्रेगनेंसी। When a female is pregnant, this hormone level is high in the blood and it helps in controlling the pregnancy. It also secrete an hormone relaxin, जिसका फंक्शन रहता है डिलीवरी में। ये क्या करता है, डिलीवरी के टाइम जो हमारी यूट्रस की वॉल्स है आप कहते हो उसको ये आप रिलैक्स कर देता है, वाइडन कर देता है, ताकि जो डिलीवरी है वो इजिली हो पाए। So it is secreted, this hormones are secreted in the ovaries and इनका फंक्शन आप जान चुके हो। Next we have testes. It is a male reproductive organ, means it is a male gonad. It secretes male sex hormone that is testosterone. ये क्या secrete करता है, testosterone. इसका जो प्राइम फंक्शन है वो भी गेमीट बनाना, और आपको पता है मेल्स के अंदर गेमीट क्या बनता है, स्पर्म। It helps in sperm production and development in secondary sexual characters in male. जैसे कि आपको पता है secondary sexual characters क्या होते हैं, beard, मुस्टैशेस है ना, प्यूबिक हेयर्स। अगेन आपको पता है कि डेवलपमेंट ऑफ एडम्स एप्पल, जो कि आपको पता है जो वॉइस बॉक्स होता है वो मेल्स के अंदर काफी प्रोमिनेंट होता है ना। तो ऐसे ही वाइडनिंग ऑफ शोल्डर्स, आप शोल्डर्स जो है वो काफी ब्रॉड हो जाते हैं मेल्स में, तो it is all controlled by the male sex hormone that is testosterone, which is secreted in the testes, और ये sperm भी बना रहा है और इस तरह से secondary sexual characters भी males के अंदर control कर रहा है। So we are finished with the hormonal system and now we are going to start with question and answers. So the first question is, why people living near coastal areas suffer less from goiter? Because they mainly feed on seafood and sea water which has natural iodine. तो इस आयोडीन की वजह से जो थायराइड ग्लैंड है वो सही से फंक्शन करता है, उसकी इम्प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होती है, प्रॉपर अमाउंट में थायरॉक्सिन सिक्रीट होता है और इसलिए गोइटर नहीं होता। What is synapse? We have already discussed, it is junction between two neurons. Two neurons are never joined. There is always a space which is filled with fluid, synaptic fluid. So it is actually a junction between two neurons.
Draw the structure of neuron. We have already discussed. It has 3 parts. It has cell body, axon, dendrite. You need to label myelin sheath, Schwann cells, nucleus, nodes of Renwier, nerve endings. This is all you have to draw. Name emergency hormone and birth hormone. Emergency hormone is the hormone which controls the emergent situations, that is adrenaline, and birth hormone is the hormone which is secreted at the time of birth because it helps in the production of milk, which is oxytocin. What is reflex arc? Explain its mechanism. The total path covered in reflex action is reflex arc, and this is the whole mechanism. First, we come across stimulus, then the sensory neuron gets activated and generate an impulse to CNS, and mainly the reflex actions are carried on the spinal cord level. So we'll write spinal cord here, or instead you can also write CNS. It analyzes and interprets its response through motor nerve to the effector organ, and effector organ respond by contracting, and the mechanism, you can say the action is performed.